Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 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 Good morning. Good morning. राधे राधे. राधे राधे. अच्छा, ऐप में कुछ तकनीकी खराबी चल रही है और उस तकनीकी खराबी की वजह से आज की क्लास भी थोड़ी डिलेड स्टार्ट हो पाई है। और एक है, कई बच्चे बोल रहे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर लाइव क्लास 6 जो है वो गायब हो गई है ना। आप लोगों ने देखा होगा क्लास नंबर 6 जो कल क्लास हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्लास लाइव सेक्शन में नहीं आ रही है। पता नहीं कैसे डिलीट हुई, कहाँ से हट गई है, पता नहीं है। तो उसको एक बार देख लेना। उसको रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो रिट्राइव हो जाएगी, जैसे ही वो निकल जाएगी, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम है, मेरे लिए बस एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड मैं जानता हूँ जिसको कहते हैं तकनीकी समस्या चल रही है। अब वो क्या है, कैसे सुधरेगी, वो तो भगवान ही जाने। बाकी कंपनी वालों को कहा हुआ है कि कल, मुझे नहीं पता, बाकी कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर पढ़ा है, नंबर वाला लेक्चर पढ़ा है जो कल हुए थे, दो, कल 3 हुए थे, 3 में से 2 लेक्चर तो पढ़े हैं, लेकिन वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो लेक्चर है वो गायब हो गया। वो कैसे गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, तकनीकी चीजें हैं, बस इतनी सी बात है। अब तकनीक तकनीक है, वो क्या करती है, कैसे करती है, भगवान जाने। तो वो 6 नंबर का लेक्चर, अब ये 7 का है, इससे पहले है ना 6 का था ना, 6 का गायब है, 6 का गायब हो गया। तो उसको जैसे ही वो रिट्राइव हो जाएगा, क्योंकि कहीं कैसे कोई तकनीकी खराबी की वजह से या तो वो लाइव क्लास में जुड़ा नहीं है, या तो वो लाइव क्लास में जुड़ा नहीं है, या फिर ये है कि लाइव क्लास में आके फिर हट गया हो। अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ शो नहीं हो रहा। कई बच्चों ने कल कहा था कि भाई लेक्चर नंबर 6 नहीं आ रहा है, तो उसको जब देखा तो वो किसी क्लास में भी नहीं था, जबकि क्लास तो हुई थी, क्लास हुई थी, लेकिन वो लेक्चर नहीं आया। तो वो 6 नंबर का जो लेक्चर है वो गायब है। अब उसको रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लेक्चर मिलेगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तभी उसकी खोज चालू है, उसको ढूंढा जा रहा है वो कहाँ है, तो जैसे ही मिलेगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही है, खेद व्यक्त कर सकता हूँ। हाँ, गर्मी भयंकर है, तो गर्मी की वजह से भी कुछ क्या पता, लेकिन अब ये बड़ा अजीब सा ही होता है। क्या पता, एक कल 3 क्लासेस हुई, एक क्लास उठ के चली गई, एक क्लास गायब हो गई, बाकी क्लासें वहीं पड़ी है ना। तो वो पता नहीं क्या रहता है, बस इतना ही है कि तकनीकी खराबी है। सबसे बढ़िया वर्ड यही है कि कोई तकनीकी खराबी है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। साहब तो क्या कर, चलो कोई नहीं। अब थोड़ा सा मैं ये बच्चे कहता हूँ, थोड़ा सा अब आप जो है ऑनलाइन क्लासेस में है, थोड़ा सा टेम्परमेंट जो है ना उसको सेट कर ले, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है। यहाँ मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, जैसे मैंने अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लिया है। पहले शुरुआत में जब मैं भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता था, तो कभी माइक धोखा दे जाता था, कभी कैमरा धोखा दे जाता था, कभी बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ, टैब हुआ करता था उस समय, जो टैब पे लिखता था वो टैब कभी काम नहीं करती थी। कई बार जो सामने सॉफ्टवेयर जिस पे लिखा करता था वो साथ नहीं देता था। तो बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, तो थोड़ा सा झुंझलाहट होती थी, गुस्सा आता था कि आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया। फिर धीरे धीरे ये जो 3-4 साल बीते हैं, इसमें मैंने समझ लिया कि बस नहीं चल सकता। अब ये चीजें हैं तो है, अब इनके साथ ही होगी, अब ये इनके साथ ही होगी। तो अब इनमें से कोई साथ ना दे तो ना दे, आज इसका मूड खराब है तो खराब है। तो थोड़ा सा फालतू में गुस्सा करने का या झुंझलाहट करने का कोई फायदा नहीं है। ये मान लो गायब हो गया, मैं क्या कर ले, तो कोई कर भी क्या ले। कॉम्प्लेक्स का लेक्चर पढ़ा है, नंबर का लेक्चर पढ़ा है, बस सिर्फ गायब हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का गायब हुआ है, जो सबसे पहली क्लास थी, तो वो हो गया। क्लास शेड्यूल कर रहे हैं, क्लास शेड्यूल नहीं हो रही है। अब बस इतनी मैंने कहा ना, इन सब चीज का एक ही जवाब है, वो है तकनीकी समस्या चल रही है और जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे समीकरणों पे आते हैं जो समघात नहीं है। अच्छा, वीडियो आई तो थी, हाँ, आके वही तो कह रहे हैं, या तो आके गई होगी या फिर आई ही नहीं होगी। अब मुझे तो कल दोपहर जब शाम को 4 बजे क्लास ली थी, तब आप में से किसी ने कहा था कि
डिफरेंशियल इक्वेशन का छठा लेक्चर अभी तक आया नहीं है, तो मैंने सोचा ठीक है, उसमें लिखा हुआ आता है कि 48 घंटे में आएगा, तो 48 घंटे वेट कर लेते हैं। फिर 48 घंटे में भी नहीं होता है तो देखते हैं। और अब आप कह रहे हो कि आके चला गया, तो फिर और चिंता की बात है। अच्छा 2 बजे तक थी क्लास, ठीक है। अच्छा 5 मिनट के लिए आई थी लाइट चली गई होगी, बीच में लाइट चली गई होगी। तो चलो आ जाओ, इस पे आ जाते हैं। अब आ जाओ, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसे समीकरण जो रेखिक नहीं होंगे, जो कल हमने पढ़े थे वो वाले रेखिक समीकरण वाले, अब हमारा सवाल ऑलरेडी रेखिक नहीं होगा, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके हम उसको रेखिक में बदल सकते हैं। मतलब कल जो हमने पढ़ा था रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, ऐसी समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। आपका p और q दोनों ही x में होंगे, p और q दोनों ही x में होंगे, लेकिन जो y होगा आपका वो एकल होगा। एकल मतलब एक घात का, dy बाई डी एक्स उस पर एक पावर, क्योंकि ये तो प्रथम कोटि प्रथम घात की है ही है, तो dy बाई डी एक्स पे तो एक पावर होनी होनी है। जो y है उस पर भी एक पावर होगी, dy बाई डी एक्स पे तो एक पावर होना मजबूरी है, क्योंकि प्रथम कोटि प्रथम घात पढ़ रहे हैं, तो एक कोटि एक घात, तो बेचारे ये तो मजबूर है ही है, ये तो एक पावर का आना ही आना है। लेकिन जो y है वो भी एक पावर का होगा, दोनों एक पावर के होंगे। और समीकरण आपको ऐसे दिखेगा, dy बाई डी एक्स का एक ग्रुप, y का एक ग्रुप और बिना y का एक ग्रुप। तो ये तीन सेगमेंट्स आपको दिखेंगे, तीन कैटेगरीज दिखेंगी। एक तो dy बाई डी एक्स अपने साथ जो भी लेके बैठा है dy बाई डी एक्स, एक y और एक बिना y। इस टाइप से जो हो वो समझ जाओ कि ये हमारी रेखिक अवकल समीकरण है। तो अगर कोई रेखिक अवकल समीकरण में हो तो फिर e के पावर समाकलन pdx का if लगता है, इस if से गुणा करते ही वो समाकलन हो जाता है। अब लेकिन अगर कोई रेखिक ना हो तो, रेखिक ना हो तो उनकी बात करेंगे जो रेखिक नहीं है, परंतु कुछ जोड़ तोड़ करने पर वो रेखिक बन जाएगी। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हर समीकरण को रेखिक में बदला जा सकता है, नहीं। कुछ खास टाइप के सवाल होंगे जिनमें कुछ मानने पर, कुछ करने पर, कुछ जोड़ बाकी करने पर वो रेखिक बन जाएंगे, उन सवालों की बात करें। अब ऐसा मत सोचना कि हर सवाल को रेखिक बनाया जा सकता है, नहीं, हर सवाल को रेखिक नहीं बनाया जा सकता। जो रेखिक बनने लायक है उसी को रेखिक बनाया जा सकता है, जो रेखिक बनने के लायक है उसी को रेखिक बनाया जा सकता है। जिसमें से एक टाइप है बर्नौली समीकरण। बर्नौली समीकरण एक ऐसी समीकरण है जो रेखिक शुरुआत में प्रथम दृष्टया में रेखिक नहीं होती, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके आप उसको रेखिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस समीकरण का नाम है बर्नौली समीकरण, बर्नौली। ये देखो अभी सामने लिखा पड़ा है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा एकदम क्लियर करके समझो रेखिक वाले को, कि देखो कुल मिला के आप पकड़ो y को, आपको y जो है वो सिर्फ दो मिलेंगे, सिर्फ दो y, वो भी अलग अलग। एक तो dy बाई डी एक्स एकदम अलग, एक y अलग, फिर y आपको देखने से कहीं नहीं मिलेगा। dy बाई डी एक्स और y वो भी दो अलग अलग कैटेगरीज में, एक dy बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है, इसमें और कहीं y नहीं होगा। dy बाई डी एक्स के साथ x हो सकता है, अचर पद हो सकता है, लेकिन dy बाई डी एक्स अकेला होगा। y वाला इकलौता बंदा ये होगा, एक होगा प्लस करके या माइनस करके y, और फिर ऐसे, है ना। यानी अगर मैं कहना चाहूं, बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा कि एक dy बाई डी एक्स होगा, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, फिर आपका y होगा, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, और फिर बिना y का होगा, बराबर के उस तरफ ये वाला पद बिना y का। बिना y। अब इन चीजें ना समझो थे, मेरो काम समझाना को, थारो काम समझना को, थोड़ा जोर दो, मांसपेशियां ना थोड़ी खींचो कि क्या बात है, कैसा दिखता होगा, क्या होता होगा, थोड़ा सा जोर लगा शो दिमाग पर। यदि ये चीजें आसी तो क्या है, dy बाई डी एक्स होगा, उसके साथ अचर पद हो सकता है, पांचाती या दुआ, x का कोई पद हो सकता है, dy बाई डी एक्स होगा, फिर एक y होगा, और उसके बाद फिर बिना y वाले पद होंगे। बस कुल मिला के यूं समझो चाहे यूं समझो, आप पूछ है कि पकड़ो, लेकिन समझो कि कहनो के चाह रहे हूं मैं कह रहा हूँ एक dy बाई डी एक्स मिलते था,
एक dy बाई dx मिलसी भी कैसा गया और कुछ सामान मिलसी थोड़ो बहुत खाली मिल नहीं तो एक को तो मिल ही जासी फिर एक y मिलसी y को पद मिलसी हो सके वो भिन्न हो इन लिए जो भिन्न गैड हो दूसरा गांव गैड हो इन लिए जो लेकिन y थाने मिलसी एक dy बाई dx मिलसी एक y मिलसी अलग अलग दो अलग अलग पदा में मिलसी dy बाई dx एक पद में y एक पद में और फिर बिना y का और पद बिना y का और पद तो समझ जाओ कि ये एक रेखिक अवकल समीकरण है ठीक है अब जैसे ये समीकरण है ये रेखिक नहीं है अब ये रेखिक नहीं है ये रेखिक नहीं है क्यों नहीं है रेखिक क्योंकि रेखिक में हमने कहा था कि तीन कैटेगरीज बनेंगी एक कैटेगरीज होगा dy बाई dx जिसमें y नहीं होगा सिर्फ dy बाई dx होगा अचर पद हो सकते हैं x हो सकता है बस y के नाम पे वही dy बाई dx ये पद खत्म फिर दूसरा पद होगा जिसमें x अचर सब हो सकते हैं y एक होगा एक y भी एक पावर वाला बस और फिर बिना y वाले होंगे तो तीन कैटेगरीज बनेंगी क्या तीन कैटेगरीज बन रही है और नहीं बन रही देखो dy बाई dx के साथ y आ रहा है नहीं dy बाई dx के साथ y आ रहा है बोले नहीं चलेगा तो dy बाई dx हो अब उसके साथ यहाँ पे कुछ भी हो कुछ भी मान लो x का पद ले लिया y का पद ले लिया सब अलाउड है सॉरी y अलाउड नहीं है बस प्लस फिर एक y का पद होना चाहिए उधर गया हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं बाद में इधर बुला लेंगे उधर भी गया हुआ है तो भी कोई बात नहीं जैसे tan इनवर्स x इंटू वाई प्लस फिर एक बिना x का पद बिना y का पद बिना y का पद मान लो 5 15 या 5x तो तीन कैटेगरीज आपको दिखेंगी तीन कैटेगरीज नंबर एक dy बाई dx नंबर दो y नंबर तीन बिना y एक dy बाई dx की क्लास होगी एक y की क्लास होगी और एक बिना y की क्लास होगी ये तीन क्लासेस होंगी रिपीट एक dy बाई dx की क्लास होगी उसके साथ और कोई y नहीं होगा y के नाम पे dy बाई dx होगा बस फिर सब कुछ अचर हो चाहे x हो फिर एक y की क्लास होगी उसमें x के पद हो सकते हैं अचर पद हो सकते हैं y इकलौता रहेगा वहां पे जैसे टीचर इकलौता रहता है क्लास में स्टूडेंट बहुत हो सकते हैं वो अलाउड है फिर एक होगा बिना y का एक होगा बिना टीचर की क्लास तो इस तरीके से तीन क्लासेस बनेंगी इसका मतलब है कि रेखिक अवकल समीकरण है और वैसे अब कैसे समझ रहे हो आप वो आपकी मर्जी है जैसे चाहे समझ लो कि भाई y की रेखिक अवकल समीकरण है इसका मतलब जहां भी y मिलेगा वो एक पावर वाला मिलेगा जहां भी देखो यही तो कह रहा हूँ आप समझने के 50 तरीके हैं कि आप चीजों को कैसे पकड़ते हैं कैसे आप ग्रैब करते हैं मैंने कई तरीके से समझा दिया किसी भी तरीके से पकड़ लो कि भाई या तो ऐसे पकड़ लो कि रेखिक है मतलब y पे एक पावर होगी y पे एक पावर होगी जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे y पे दो पावर हो जाती है कैसे एक dy बाई dx को मान लेते हैं एक इसको मान लेते हैं एक और एक कितना हो गया दो पावर होगी y जहां भी हो y जहां भी हो y जहां भी हो एक पावर का हो यहाँ पे y पे एक और एक दो हो रही है तो ये भी रेखिक नहीं है ठीक है ना तो जो चाहे जैसे चाहे पकड़ो p के साथ नहीं y ये दो होती है समीकरण एक होती है y की रेखिक एक होती है x की रेखिक तो जब x की रेखिक होगी तो जो बात अभी y के लिए बोल रहे हो वो सब कुछ आप x के लिए बोलोगे जब x की रेखिक होगी तो ये बात x के लिए बोली जाएगी dx बट्टा dy प्लस px बराबर क्यों ये x की x के केस में आपको x सिर्फ एक पावर का मिलेगा एक x वाली क्लास x के अवकलन वाली क्लास एक x की क्लास और एक बिना x की क्लास अब इसमें बाकी सब कुछ y में होगा या अचर पद में होगा x सिर्फ दो बार होगा एक तो dx dy में और एक x भी एक पावर में बस रेखिक है ना यार बोल रहे हो बार बार रेखिक बोल रहे हो तो रेखिक की मान सम्मान भी रखो है ना रेखिक बोल रहे हो तो रेखिक का मान सम्मान भी रखो रेखिक कौन जिसपे एक पावर हो तो आप कह रहे हो x की रेखिक है मतलब x की एक पावर होगी तो जहां भी x दिखेगा एक पावर में दिखेगा सीधी बात y की रेखिक बोल रहे हो यानी पूरे समीकरण में y जहां भी दिखेगा एक पावर में दिखेगा बस हर पद पे जाके चेक करो कि y पे पावर कितनी है हर पद में y पर ज्यादा से ज्यादा एक पावर आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक पावर आनी चाहिए
ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे इसमें आते हैं, ये रेखिक नहीं है लेकिन रेखिक में बदली जा सकती है। अब यहां देखोगे, यहाँ y है, x नहीं है ये। अब इस समीकरण को देखो, ये समीकरण रेखिक नहीं है। क्यों नहीं है रेखिक? यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, ठीक, डन, ये सही है। दूसरा y का पद, ये भी ठीक है। चलो तीसरा बिना y का होना चाहिए, यहाँ तो बिना y का है ही नहीं। यहाँ तो y की पावर n आ रही है, यहाँ तो y की पावर n आ रही है, यहाँ y की पावर n आ रही है। इसका मतलब ये तो रेखिक नहीं है, क्योंकि रेखिक होता तो रेखिक में हमने कहा था कि भाई एक dy बाई डी एक्स आएगा, एक y आएगा और एक बिना y के आएगा। मतलब y की जहां भी पावर दिखेंगी वो एक पावर दिखेंगी, ज्यादा से ज्यादा एक पावर, एक से ज्यादा पावर नहीं आएगी। y जहां भी दिखेगा एक पावर में दिखेगा। तो यहाँ तो y n पावर में दिख रहा है, इसका मतलब ये रेखिक नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। बर्नौली समीकरण एक खास समीकरण है जो शुरुआत में रेखिक नहीं होती, लेकिन प्रतिस्थापन करने के बाद, मानने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये रेखिक बन जाएगी। कैसे बनेगी उस पर आ जाओ। करना क्या है? करना ये है कि y की पावर n का भाग देने पर, y की पावर n का भाग देने पर, जैसे y की पावर n का भाग दोगे तो 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर n का भाग देने पर y कट जाएगा, ये 1/y की पावर n माइनस 1 बच जाएगी, बराबर क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसे टीम V मान लो। को V मान लिया, इसका अवकलन कर दो। अवकलन करने के लिए पहले पावर को ऊपर ले आते हैं। ये लो, ताकि अवकलन करना आसान हो जाए। अवकलन करने पर पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगी, y का dy हो जाएगा, v का dv हो जाएगा, v का dv हो जाएगा। ठीक है, पावर सॉल्व कर लो। यहाँ मैं माइनस अंदर दे दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन, ये हो गया y, ये माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 कट गया, y की पावर माइनस एन dy बराबर dv। 1 माइनस एन को उधर ले जाओ, y की पावर माइनस एन को 1/y की पावर n dy बराबर dv बटा 1 माइनस एन। इसकी जगह हम ये मान रख सकते हैं, इसकी जगह आ जाएगा dv बटा 1 माइनस एन। जैसे ये रखेंगे 1/1 माइनस एन आगे, और ये बन गया dv बटा dx, और इसकी जगह v आ गया तो ये बन गया pv, ये हो गया आपका क्यूब। अब गौर से देखो इस समीकरण को, ये समीकरण v की रेखिक बन गई, v की रेखिक। v को देखो, और v वही शर्त पूरी कर रहा है जो रेखिक की शर्त होती है। जो भी जिस भी इसकी रेखिक है वो एक बार अवकलन में दिखाई देगा, एक पावर में दिखाई देगा, और बाकी सारे पद उससे मुक्त नजर आएंगे। मतलब यूं माने, एकदम सरल भाषा में बोले तो v की रेखिक है, मतलब v जहां भी दिखेगा एक पावर में दिखेगा, v जहां भी है एक पावर में। तो dv बाई डी एक्स एक, v में एक, तो v की रेखिक बन गई। तो ये समीकरण बन गई v की रेखिक, और रेखिक बनने के बाद में जो रेखिक का तरीका होता है वो लगाओ, सॉल्व करो। तो इस समीकरण को बर्नौली समीकरण कहा जाता है, इस समीकरण को बर्नौली समीकरण कहा जाता है, क्योंकि ये रेखिक बन जाते हैं। शुरुआत में रेखिक नहीं होती लेकिन बन जाती है, लेकिन इस खास टाइप को बर्नौली कहा जाता है। बर्नौली समीकरण का मतलब वो नहीं कि कोई भी समीकरण जो रेखिक बन गई हर समीकरण बर्नौली कहलाती है, नहीं, बस इस खास समीकरण को बर्नौली कहा जाता है। इसको जब कोई समीकरण इस रूप में हो, dy बाई डी एक्स हो प्लस पी वाई हो, p मतलब अचर पद या x का पद, और इधर आपका y की पावर n, y की पावर n का मतलब 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर कितनी भी पावर हो वो। तो इस टाइप का जो समीकरण हो उसको बर्नौली समीकरण कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि प्रतिस्थापन करने के बाद ये रेखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं, और भी टाइप के सवाल होते हैं जो थोड़ा सा प्रतिस्थापन करने के बाद
रेखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज हम वो वाले सवाल पढ़ेंगे। आ जाओ, जैसे अभी इस सवाल को देखो, ये सवाल शुरुआत में अगर इसे देखो तो ये रेखिक नहीं है। अगर अभी इसको देखो तो ये रेखिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि dy/dx है। ठीक है, बढ़िया, एकदम सही। y होना चाहिए, ये तो sin 2y है। नहीं, y होना चाहिए ना, ये तो sin 2y है। तो रेखिक नहीं है, रेखिक नहीं है। क्योंकि रेखिक होता तो dy/dx होता, y होता और बिना y के होता। ठीक है, यहाँ तो y sin 2y है, ना कि y है। sin 2y और y में तो अंतर होता है, ये तो नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे cos स्क्वायर y फिर भी आ रहा है, तो रेखिक नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, रेखिक बन जाएगा। ये जो cos स्क्वायर y है इसका भाग दे दो पूरे सवाल में। cos स्क्वायर y का भाग देने पर तो 1/cos स्क्वायर y dy/dx प्लस x sin 2y। sin 2y का मतलब होता है 2 sin y cos y, 2 sin y cos y बट्टा cos स्क्वायर y बराबर x क्यूब। ये भाग दे दिया। ठीक है, कुछ कट वट रहा है, काट दो। जैसे ये cos y से एक cos y कट गया, 1/cos स्क्वायर y, ये बन गया sec स्क्वायर y। ये हो गया tan y x क्यूब। अब tan y को v मान लो, ये dv बन गया। ये आप इसकी जगह ये dv में आ गया, प्लस 2xv। परफेक्ट, हो गया हमारा काम, एकदम बन गया, v का रेखिक बन गया। तो इस बार तो कोई y की पावर n नहीं था, तो कोई जरूरी नहीं कि y की पावर n हो तो वो रेखिक बने। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि कैसी भी समीकरण हो, अगर अंततः कुछ प्रतिस्थापन करने के बाद अगर वो रेखिक बन जाती है तो बस हमारा काम तो हो गया ना। रेखिक बन गई तो रेखिक बनते ही रेखिक वाला तरीका अप्लाई हो जाएगा, रेखिक बन गई तो रेखिक वाला तरीका अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा तो सारा जोड़ बाकी है कि चलो किसी भी रूप में ढले, समघात में ढले, या तो समघात हो या समघात बन जाए, रेखिक हो या रेखिक बन जाए, यथात हो या यथात बन जाए, तो कुछ भी हो जाए, तो इसमें से किसी ने रूप में बन जाएगी तो फिर हमारे पास तरीका है इनको सॉल्व करने का, फिर वो लगा के सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी रेखिक बन गई तो काम हो गया। अब हम इसे रेखिक वाला तरीका लगा लेंगे। रेखिक वाला तरीका क्या है कि IF निकालो, IF निकालो, e की पावर समाकलन p dx, p का मान 2x dx। ये आ गया x स्क्वायर बटा 2 कट गया, e की पावर x स्क्वायर। ये हो गया IF। अब आगे है IF इंटू जिसकी भी रेखिक समीकरण है, फॉर्मूला कहता है IF जो समाकलन गुणांक है वो इंटू v समाकलन IF इंटू क्यू IF इंटू क्यू dx। ठीक है, IF का मान रख दो, ये रहा e की पावर x स्क्वायर इंटू v इंटू क्यू का मान है हमारा x क्यूब को हमने लिख लिया x स्क्वायर इंटू x क्यूब था तो x क्यूब को हमने x स्क्वायर इंटू x कर दिया। अब x स्क्वायर को t मान लो, क्योंकि समाकलन ऐसे तो नहीं होगा, x स्क्वायर को t मानने पर
2x dx बराबर dt, और हमें x dx चाहिए। dt बटा 2। e की पावर t इंटू टी, और x dx की जगह dt बाई 2। खंड से लगाने पर, खंड से लगाने पर, खंड से के लिए एक को u बनाओ और एक को v बनाओ। ये रहेगा हमारा u और ये रहेगा हमारा v। तो u बाहर रहता है खंड से के अंदर, खंड से में u बाहर रहता है, तो u बाहर, u यानी t बाहर, v का समाकलन, फिर u का अवकलन, v का समाकलन, का समाकलन, प्लस c, है ना। t का मान रख दो और v का मान भी रख दो, v का मान 10y। e की पावर एक्स स्क्वायर का पूरे सवाल में भाग देने पर, ये हो गया, और ये हमारा आंसर भी आ गया। थोड़ा सा टिक लगाते टाइम पे धीमे हो जाना, क्योंकि हल्का फुल्का माइनस माइनस का प्लस का डिफरेंस रहता है, तो इतनी पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा, है ना। मेरे खास तो होता ही है मेरे साथ, मैं कई बार लास्ट में टिक लगाते टाइम पे ए की जगह बी लगा बैठता हूँ, वो एक माइनस प्लस का भूल जाता हूँ। यहाँ देखो इतना ही डिफरेंस है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में एक माइनस प्लस का ही तो डिफरेंस है, और इतना तो बहुत होता है गलती करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने यहाँ सोचा कि चलो माइनस वाला है या प्लस वाला है, तो यहाँ हल्का हल्का सा 10 में और कोट में डिफरेंस कर दिया। तो कई बार ऑप्शन बहुत क्लोज बनाते हैं, और बहुत क्लोज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस लास्ट बॉल पे जाके मामला बिगड़ गया, मतलब ये टिक करना था, ये टिक कर बैठे। तो ऐसे मेरे ख्याल से लगभग पेपर में अब 2-3 सवाल ऐसे हो ही जाते हैं जिनमें हम टिक तो ए करके आने वाले होते हैं, और लास्ट मोमेंट पे ढंग से ऑप्शन ना, जल्दबाजी मान लो, चाहे उसका थोड़ा प्रेशर मान लो एग्जाम का, तो वो गलत हो गया। अच्छे खासे 2 सवाल हाथ से यूं ही निकल गए। अच्छा, 2 सवाल नहीं गए, नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, टाइम गया, वो भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर इसको पूरा ओवरऑल देखते हो ना आप लोग, तो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी मतलब गलतियां नहीं है, ये अपराध में आ जाते हैं। फिर आप इसे गलती, आज तो आप इन्हें गलतियां कह सकते हो, लेकिन बाद में ये अपराध बन जाते हैं। सोच के देखो कि मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे यूं ही, अब जैसे इसमें ही है, आप जल्दबाजी में मान लो आपने इसको टिक कर दिया, हो गया, ठीक है। कितना आपने इसको 1.5 मिनट लगाया, 1.5 तो मिनट गया, 1.5 मिनट गया, प्लस नंबर आने वाले थे 3, वो नहीं आए, प्लस 1 नंबर गया, तो कितने का नुकसान हुआ? 4 का। 3 तो आने वाले थे वो गए, 1 आया हुआ चला गया, 4 1.5 मिनट चला गया। तो ये नुकसान को अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा नुकसान है, इस नुकसान को समझो कि कितना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए आपके पास गलतियों की कोई जगह ही नहीं है। इसलिए सवाल चाहे कम कर लो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 150 में से 100 करेंगे, अरे 100 मत करो, 150 में से आप 70-75 कर लो, लेकिन पूरा दिमाग प्रेजेंट करके करो, गलतियां ना हो। जो गलतियां कम कर रहा है ना, वो कम सवालों में भी राजा है। जो गलतियां कम कर रहा है ना, वो कम सवाल करके भी राजा है। लेकिन जो आदमी गलतियां करता है, वो मैं कहूँ 100 में से 150 में से 120 करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिलेक्शन निकालेगा, क्योंकि जो गलतियां कर रहा है उसका कोई मालिक ही नहीं है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कंपटीशन के लिहाज से। चलो आगे आते हैं अगले टाइप के ऊपर, जिसको कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल, मेरे बड़े बेटे का नाम यथार्थ है, मेरे बड़े बेटे का नाम यथार्थ है। तो जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो मैंने नहीं रखा था ये नाम, एक्चुअली मेरी साली है, उसने ये नाम रखा था। तो उसको पता नहीं कहाँ से उसने कहीं सुना होगा, तो उसने वो नाम बता दिया कि इसका नाम यथार्थ रखते हैं। तो फिर जब काफी सारे बच्चों को उस समय जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तो बच्चों को पता चला, तो उन्होंने कहा कि सर आपने अपने बच्चे का नाम ही मैथ्स पे रख लिया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कि कोई मैथ्स का नाम लेके मैंने अपने बच्चे का नाम रखा। ये
बाहर से आया हुआ था और उन्होंने दे दिया, फिर ये मैथ्स के साथ मैच कर गया। भाई मैथ्स में बहुत ऐसे हैं जो नॉर्मल डे बाय डे में हम काम में लेते हैं, वो चीज़ वहाँ आती है, तो उसके साथ अटैच हो गई। तो उसका मैंने कहा यथार्थ के नाम से यथार्थ नहीं निकाला, क्योंकि यथार्थ का मतलब शायद मैथ्स के हिसाब से नहीं, वैसे भी यथार्थ का मतलब एक हिंदी में एक अच्छा शब्द है यथार्थ, तो उससे लिया हुआ शब्द है, ना कि मैथ्स से लिया हुआ शब्द है। मैथ्स तो बाद में आई है, शब्दों के नाम मैथ्स में तो ये नाम जब इसकी खोज हुई होगी तब यथार्थ आया होगा, वरना तो यथार्थ तो पहले से ही था। मैथ इस इक्वेशन के आने से पहले भी यथार्थ यथार्थ था, वो तो इसके साथ अटैच हो गया। जैसे रेखिक है, तो कोई जरूरी नहीं कि रेखिक होकर समीकरण बनी होगी तो ही रेखिक आया होगा, रेखिक वर्ड तो पहले से ही अवेलेबल था और जगह भी काम आता था। तो इसलिए ये जो नाम आता है तो फिर वो कहानी याद आ जाती है कि भाई आपने मैथ्स के हिसाब से नाम रखा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जोड़ लेते लोग, जैसा कि मैथ्स को इतना सीरियस ले लिया कि बच्चों के नाम भी मैथ्स पे डाल दिए। तो यथार्थ अवकल समीकरण जो है वो एक, ये हमारे कितने टाइप की होगी, टाइप को गिन लेते हैं एक बार। एक तो थी जो आराम से राजी राजी पृथक्करण होने वाले, राजी राजी पृथक्करण वाले। दूसरे थे समघात, तीसरे थे रेखिक, और चौथे हैं यथार्थ। बस ये चार लास्ट है, ये चार लास्ट है। पेपर में एक सवाल इनका जरूर आएगा, एक सवाल इनका जरूर आएगा। अच्छा, शाश्वत होता है कि यथार्थ? अच्छा, तो यथार्थ अवकल समीकरण कौन सी होती है? यथार्थ अवकल समीकरण ये होती है कि आप अपनी जो समीकरण है उसमें dy और dx को, जो dx है dx से गुणा कर दो। अब जैसे आप अपने समीकरण को dx से गुणा करोगे, जो भी आपका सवाल है उसको जैसे ही dx से गुणा करोगे और सारे पदों को एक तरफ करोगे, क्योंकि हमारी प्रथम कोटि प्रथम घात की पढ़ रहे हैं। अब प्रथम कोटि प्रथम घात की पढ़ रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई हो गया। हाँ, छोटे वाले का नाम अद्विक, छोटे वाले का नाम अद्विक है, तो उसका तो कोई मैथ से लेना देना नहीं है। तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। तो अब जैसे ही आप इसकी वज्र गुणा करोगे और सारे पदों को एक तरफ कर दोगे, अब वज्र गुणा करने के बाद हो सकता है इसके बट्टे में कुछ हो वो dy की तरफ चला जाए, इधर कुछ हो वो dx के साथ चला जाए, है ना। जो भी एफ एक्स वाई के साथ है, जो भी एफ एक्स वाई के साथ है, उसका जो बट्टे वाला होगा वो dy के साथ चला जाएगा और ऊपर वाला dx के साथ चला जाएगा। सारे पदों को एक तरफ कर लो, एक तरफ करने के बाद तो ये है। अब ऐसा करने के बाद जो आपका dx के साथ जो गुणांक हो उसको कैपिटल M बोलना है, और जो dy के साथ हो, जो भी हो, चाहे चर पद हो, चाहे एक्स वाई के पद हो, कुछ भी हो, जितने भी पद हो, उन्हें n बोलना है। रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से। तो आप वज्र गुणा कर दो, अपने सवाल की वज्र गुणा करके सवाल को सॉल्व करके एक तरफ ले आओ। पहले जितनी वज्र गुणा करनी है, dy तू इधर चल, dx तू इधर चल, क्रॉस कर लो। क्रॉस करने के बाद जब समीकरण बन जाए तो सबको एक तरफ कर लो। एक तरफ करने के बाद जो भी dx है उसके साथ जो भी खड़ा है अब वो m है, जो भी dy के साथ खड़ा है वो n है। तो इस तरीके से m और n का पता कर लो। जब m और n पता हो जाए तो एक चीज लगा के देखो उनके ऊपर कि ये जो m है इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पूर्ण नहीं आंशिक, m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, और जो n है उसका y के सापेक्ष x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। m का करो y के सापेक्ष, n का करो x के साथ, और देखो कि क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसमें सुपर मतलब पावर्स आ जाएंगे, इस अवकल समीकरण में सुपर पावर आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हमारे पास हो जाएगा कि ये वाला लगाओ, इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जो बात बोल रहा हूँ, ये बात अगर लागू हुई तो एक सुपर शक्ति इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वो क्या होगी वो अभी बात करेंगे। पहले तो सिर्फ ये समझ लो कि ऐसा होगा कब। ऐसा तब होगा जब आपके m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन n के x के सापेक्ष आंशिक अवकलन के बराबर हो। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ी शक्ति मिलेगी और वो हमसे अवकल समीकरण को आराम से खोल पाएंगे, आराम से समाकलन कर पाएंगे, और इसको कहा जाएगा यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, सवाल देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्या ये वापस आ गया? अच्छा, ये वापस आ गया, ये रिपीट हो गया। है ना, ये रिपीट हो गया।
अब इस पे आ जाओ, ये वाला रहा। तो इस सवाल में हमने जो बताया था उसको याद करो। कहा था कि जो dx है, पहले तो देखो सारे पद एक तरफ है ना, वज्र गुणा हो चुका है ना, क्रॉस कारोस हो चुका है, सारे पद एक तरफ आ चुके हैं, बनाया हुआ ये तो ठीक है, नहीं बनाया होता तो ये काम हमें करना पड़ता। सवाल ने खुद करके दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं करके दिया होता तो हमें करना पड़ता, क्रॉस गुणा करनी पड़ती, सारे पदों को एक तरफ लाना होता, बराबर में 0 लाना होता, क्योंकि सारे पद इधर चले जाएंगे तो घर खाली हो ही जाना है, तो इधर 0 हो जाना है, तो इधर आ गया। फिर जो dx है, जो dx है उसके साथ जो भी आएगा उसका नाम होगा कैपिटल M, और जो dy के साथ है उसका नाम होगा कैपिटल N। चिन्ह सहित ले लेना, छोड़ना मत, कुछ मत छोड़ना, सिर्फ dy और dx को छोड़ना है, उसके अलावा इनके साथ जो भी है वो एक m हो जाएगा और एक n हो जाएगा। अब ये जो m और n हो गए इनके आपको आंशिक अवकलन करने हैं। m का तो करना है y के साथ, m का y के साथ। अब कैसे याद रखोगे वो अपनी तरीका बनाओ कि किस तरीके से आप इसको याद रखोगे। m का करना है y के साथ, n का करना है x के साथ। ये रहा m का y के सापेक्ष, आंशिक कर रहा हूँ, आंशिक कर रहा हूँ तो मतलब x से कोई लेना देना नहीं है, एक्स स्क्वायर का 0, 2x बाहर, y का 1, माइनस वाई स्क्वायर का 2y, माइनस का 2 कॉमन, x प्लस वाई, माइनस 2 कॉमन, x प्लस वाई। ठीक है, अब करो n वाले का, डेल n ओवर डेल y, n वाले का x के साथ, n वाले का x के साथ। हाँ ये आज तो याद रह जाएगा, 2-3 दिन, फिर 5-7 दिन बाद में वापस 19-20 हो ही जाती है। अगर वही है, कहीं पे जो छोटी चीज़ है कहीं लिख के रख लो सामने, बार बार देखते रहोगे तो ठीक रहेगा, या फिर एक नियमित क्रम में रिपीट करते रहो, वरना एन एक्स के साथ एम के साथ वाई रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज तो है क्योंकि आज तो पढ़ रहे हो, तो आज तो इसके साथ वाई है, 5-7 दिन बाद में ये वाई जो है ये एन के साथ चला जाएगा और एक्स के साथ, क्योंकि ज़्यादा है ही, क्योंकि एम डी एक्स के साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो आ जाता है कि एम के साथ एक्स होगा, एन के साथ वाई होगा, बार बार यही रहता है। थोड़े थोड़े समय में अगर दोहराते रहो देखते रहो तो बात ठीक है, वरना एक्सचेंज हो जाते हैं। तो n का x के साथ, -2 आगे, एक पावर कम, खुद का अवकलन x के साथ कर रहा हूं तो x का 1 हो गया, y का 0 हो गया। तो ये सेम आ गया। अब यहां देख सकते हो कि दोनों सेम आए, डेल m ओवर डेल y बराबर है डेल n ओवर डेल x, और ये समझाता है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये है, अगर ये कंफर्म हो जाता है, हाँ एक्चुअली जो आप भी तरीका बना रहे हैं वो जुगाड़ बना रहे हैं, और जुगाड़ क्या होते हैं कि बहुत क्लोज जब चीजें होती है ना तो जुगाड़ में चीजें इधर उधर होने में आसानी है, क्योंकि एम का एक्स के साथ याद रहेगा या एम का वाई के साथ याद रहेगा। ये आज तो ठीक है, जिसमें बता रहा हूँ आज तो इतनी तो याददाश्त अपनी होती है कि घंटे 2 घंटे तो हम कम से कम बिठा के रख ही सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद जब हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर तो ये तो इधर उधर होना ही है, कोई चीज टिकती नहीं है। आप 2-3 दिन या 4 दिन निकाल दो तो हर चीज इधर उधर होती है, और खासकर जो क्लोज चीजें होती है वो तो बहुत जल्दी इधर उधर होती है। तो डेल एम अब आ गया, इसके बाद में इसका जो हल है, इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से निकलेगा हल, एम डी एक्स, एक मिनट में फॉर्मूला देख लूं, कोई भूल ना हो जाए, एक मिनट।
ठीक है, अब डन है, आवाज है। अब देखो वापस से आते हैं, ये जो है अब ये फॉर्मूला फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है, बस आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंफर्मेशन चाहिए, ये एक बार पुख्ता हो जाए, ये पुख्ता होने के बाद इस फॉर्मूले में मान रखो, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में जैसे रेखिक का था, रेखिक का फॉर्मूला है, एक बार कंफर्म हो जाएगी रेखिक है, एक बार कंफर्म हो जाएगी रेखिक है, तो फिर वो फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक बार कंफर्म हो जाएगी यथार्थ है, फिर ये वाला फॉर्मूले में मान रखो, आंसर आ जाएगा। बस कंफर्मेशन होना जरूरी है कि वो यथार्थ है या रेखिक है, क्योंकि रेखिक का अपना फॉर्मूला है, यथार्थ का अपना फॉर्मूला है, ये डिफरेंस दोनों में। ये मैंने पहले कहा था, ज्यादा दिक्कत होती है पहचान की, एक बार पहचान हो गई तो उसके बाद उसका एक तरीका है, पहचान होने के बाद तो उसका एक तरीका है, वो तरीका लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ एम डी एक्स, ये जो समाकलन एम डी एक्स है, ये देखो 2 बार आया हुआ है, इसको एक बार बाहर से निकलवा के, बाहर ही निकलवा के ले आओ, फिर यहाँ रख देना। अब यहाँ पे m का मान रख दो, ये m रहा, m रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज आएगी दिमाग में कि यहाँ पे मैं समाकलन करूंगा तो समाकलन तो x के साथ कर रहा हूँ, तो y भी बीच में आ रहा है, तो y का क्या होगा, y का कुछ नहीं होगा, y नियतांक रहेगा, y नियतांक रहेगा। यथार्थ अवकल समीकरण की एक खास बात ये भी रहती है कि जब आप समाकलन करते हैं उस समय आपका x के साथ जब समाकलन कर रहे हो तो y नियतांक होता है, y नियतांक होता है, तो आपको समाकलन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक क्यों दिक्कत आ रही थी, क्योंकि y अगर x के साथ आ जाता है तो दिक्कत होती थी, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपका y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, एज ए नियतांक, तो y को आप बाहर छोड़ सकते हो और अपना समाकलन कर सकते हो। जैसे इसमें देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2y समाकलन से बाहर, एक्स डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स, जो भी y का पद था उसको समाकलन से बाहर निकाल दिया, जो भी y का पद था उसे समाकलन से बाहर निकाल दिया। दोबारा बोलता हूं कि यथार्थ अवकल समीकरण के केस में, यथार्थ अवकल समीकरण के केस में आपका y x के सापेक्ष अचर होता है, इसलिए y को आप बाहर छोड़ सकते हो, सिर्फ x के जो पद है उनका समाकलन कर लो। तो ये हो गया, यहां हो जाएगा आपका x³/3 2y इंटू x²/2 माइनस xy², ये आ गया, ये यहां रख दो, क्या आया x³/3 माइनस 2 से 2 कट गया, x² प्लस n का मान है माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस y के सापेक्ष जो भी आपका अवकलन आया है, जो समाकलन आया है एम डी एक्स का, एम डी एक्स का हमें y के सापेक्ष समाकलन अवकलन करना है, आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो वो आ जाएगा 0, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 माइनस ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 2xy। जो समाकलन किया है एम डी एक्स उसको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवा के यहाँ रख दिया, ये हो जाएगा x³/3 माइनस यहाँ ब्रैकेट खोल दो, कुछ तो कट जाएंगे क्योंकि प्लस का x² प्लस का 2xy आएगा, ये माइनस का x² माइनस का y² माइनस का 2xy आएगा, तो माइनस का y² बच जाएगा, ये माइनस हो गया, y² का समाकलन हो जाएगा y³/3 बराबर 3। पूरे समीकरण को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह आ जाएगा x³ माइनस x² माइनस xy² माइनस y³ 3 और 3c को c' नाम दे दो या k नाम दे दो, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आया, पहले तरीके पकड़ो यथार्थ वाला, क्योंकि उसके बाद तो फिर काम बचेगा सिर्फ पहचान करना, पहचान हो गई तो इसमें मान रखो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि समाकलन दिक्कत नहीं देगा, नॉर्मल समाकलन होंगे, क्यों, क्योंकि परेशान वाले करने वाले समाकलन है नहीं, वाई परेशान आपको करेगा नहीं, वाई बाहर आ जाएगा, बस एक्स का समाकलन करना है तो एक्स का करना है,
तो इतना ही है, ज़्यादा परेशानी वाले है नहीं। लेकिन पहचान इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा सवाल किसका है, कौन है जो आसानी से पृथक्करण का है, कौन है जो समघात का है, कौन ऐसा है जो समघात में बनाया जा सकता है, कौन ऐसा है जो रेखिक है, कौन ऐसा है जो रेखिक में बदला जा सकता है, कौन ऐसा है जो यथार्थ है, कौन ऐसा है जिसको यथार्थ में बदला जा सकता है। अभी यथार्थ में बदला जा सकता है उनको पढ़ेंगे आगे, इनको यथार्थ में बदला जा सके। फिर एक बार पता चल गया कि कौन से वाला है, तो फिर आपका जो मेन तरीका है, जो फॉर्मूला है सबका दिया हुआ है, वो लगाओ और सॉल्व कर लो। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा सा अटपट है, एक दो सवाल कर लो। एक दो सवाल कर लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक दो सवाल हाथ से निकाल लो, फिर ये परेशान नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है, वो भी देख लो। एक तो जो भी बताया फॉर्मूला वो है, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, छोटी ट्रिक भी है, उसको भी यूज कर सकते हो। एक तो जो ये बताई दिया कि पहले तो ये चेक करना है, सबसे पहला काम तो ये चेक करना कि वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है। सबसे पहला कंफर्मेशन तो यही, यथार्थ हो ही नहीं, हम यथार्थ लगा बैठे तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो पहला कंफर्मेशन ये है कि क्या वो एक यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है। इस बार भी इस पे सवाल आया था, इस बार भी इस पे एक सवाल आया था यथार्थ का, डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स। पहले ये यथार्थ हो, इस बात का कंफर्मेशन करना होगा। ये कंफर्मेशन करने के बाद इसका जो हल है उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये वाला था ही, जो भी आपने कहा, समाकलन एम डी एक्स प्लस समाकलन एक तो ये हो गया। एक इसमें आप चेंज कर सकते हैं, एन से भी ले सकते हैं इसको, एन डी एक्स प्लस जहां एन है वहां एम रख दो, जहां एम है वहां एन रख दो, जहां वाई है वहां एक्स कर दो। उल्टा भी कर सकते हो, मतलब जो m के लिए लिखा हुआ है उसको n के लिए भी लिख सकते हो। जहां dy आए वहां dx लिख देना बस। अब यहाँ पे आपका y नहीं, x नहीं था, यहाँ पे m dx था, ये वाला, ये m dx था, ये n dy था। इस केस में आपका y अचर था, यहाँ पे आप y को अचर लेते हैं, और यहाँ x के y के साथ कर रहे हैं तो यहाँ x अचर लीजिएगा, x को अचर मानिएगा, x को बाहर छोड़ना है। हाँ, कर दिया मैंने सही। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, एन के रूप में भी ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है और एम के रूप में भी बनाया जा सकता है। एक है, एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा कई बार गलत परिणाम दे देती है अगर ढंग से यूज ना किया जाए। शॉर्ट ट्रिक की बस यही दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया मामला तो फिर गलत परिणाम देने में टाइम नहीं लगता। शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक में ये होता है कि आप एम डी एक्स का समाकलन करो, एम का समाकलन एक्स के साथ करो और वाई को अचर मानते हुए, फिर उसके बाद में जो एन डी वाई करो, उसमें इसमें एक्स रहित पद ले लो। एन में आपके जितने भी पद हो उसमें से एक्स रहित पद ले लो, बिना एक्स वाले पद ले लो। एक्स नहीं होना चाहिए, जिन पदों में भी एक्स है उन्हें छोड़ दो। समाकलन केवल उनका करो जिसमें एक्स नहीं है, एक्स को छोड़कर समाकलन करो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादातर ये सही आंसर दे देती है ज्यादातर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो सेकंड पद है ये परेशान कर देता है, कई बार पता नहीं चलता कि कौन सा पद एक्स रहित है और कौन सा पद एक्स नहीं रहित है। अगर साफ साफ पता लग रहा है, एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि इस पद में एक्स आ रहा है, इस पद में नहीं आ रहा है, अगर एकदम क्लियरिटी है तो फिर ये वाला तरीका बहुत जल्दी आंसर दे देता है। ये वाला तरीका ज्यादातर यूज करता हूँ मैं इसको, और इक्का दुक्का टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जब कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो फिर इसको मत लगाना, क्योंकि फिर इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।
नॉर्मली 99% केसेस में आराम से जब आप क्लियर कर लो कि भाई आराम से क्लियर है क्या, कौन सा पद x का है कौन सा पद y का है। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे इस सेकंड वाले में, फर्स्ट वाला तो सेम है, सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले केस के अंदर जो भी पदों में x आ रहा है उनको छोड़ते जाएंगे, केवल y वाले पद जो हैं जिनमें y आ रहा हो या अचर आ रहा हो, x नहीं आ रहा हो, उन सबको ही रखेंगे, बाकी को x वाले पदों को सबको छोड़ देंगे। देखो अभी इसी सवाल को देखो जो पिछले वाला हमने किया है। पीछे वाला सवाल हमारा था, इसमें m था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx, और इसमें क्या है y अचर है। इस पहले वाले में y अचर लेना है, प्लस n का मान, n था हमारा माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें आपको रहना है x रहित, जो x वाले पद आ रहे हैं उनको छोड़ देना है, जो x वाले पद आ रहे हैं उनको छोड़ देना है। तो इसमें तो y को अचर मान के चलना है, तो जो y के पद है उनको बाहर छोड़ दो, समाकलन एक्स स्क्वायर dx 2y बाहर x dx y बाहर dx, ये लो। तो हमने क्या किया कि जो भी y के पद थे वो बाहर आ गए। ये पहला समाकलन तो ऐसे करना है, पहले समाकलन में जो भी y के पद है उनको बाहर निकालते जाओ और x के साथ समाकलन करते जाओ। दूसरे पद का समाकलन जो है वो थोड़ा सा समझदारी से करना है, इसको पहले खोल लो और देखो इसमें कौन कौन से पद x के हैं उनको छोड़ दो, जो भी x के पद हैं उनको छोड़ देना। जैसे अगर इसको खोलूं मैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिन पदों में भी x आ रहा है उनको छोड़ दो, ये क्या बचा, खाली वाई स्क्वायर, केवल वाई स्क्वायर लो, केवल y का पद रखो, केवल y के अचर पद, x वाले पदों को छोड़ दो, है ना। बस इतना ध्यान रखो कि जो x आ रहा है जहां पे भी x आ रहा है, सेकंड समाकलन के लिए, फर्स्ट समाकलन के लिए बात लागू नहीं, जो सेकंड समाकलन है उसमें देखो जहां 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 भी x आ रहा है उन पदों को छोड़ दो, बिना x वाले पदों को रख लो, बस उनका समाकलन करो, उनका y के सापेक्ष समाकलन करो। और ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2y एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3। ये लो, वही आंसर आया जो पिछली बार आया था, वही है। ये छोटा हो जाता है समाकलन, थोड़ा आसान हो जाता है करने में, पर प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगी, है ना। शुरुआत में तो सारी चीजें ही टफ लगती है, जैसे जैसे दो चार सवाल निकालोगे, और अभी हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की तब भी इन पे सवाल करेंगे तो हो जाएगा। अभी तो 5 टाइप के सवाल और बाकी है, क्योंकि ऐसे सवाल भी है जो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होंगे लेकिन उनको सम्मानित करने में या कुछ बदलाव करने पर वो रेखिक अवकल समीकरण मतलब यथार्थ अवकल समीकरण में बन जाएंगे, जैसे पहले बन रहे थे वैसे ये भी यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यथार्थ बनने के बाद फिर ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ और चाहे ये वाला लगाओ, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब आ जाओ 5 टाइप के सवालों पे, 5 टाइप के सवाल, ऐसे सवाल जो यथार्थ अवकल समीकरण शुरुआत में नहीं होंगे लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करने पर वो यथार्थ अवकल समीकरण में बदल जाएंगे। होने वाली अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जो शुरुआत में तो यथार्थ नहीं होगी, शुरुआत में तो यथार्थ नहीं होगी लेकिन जैसे ही आप समाकलन गुणांक निकालेंगे, एक खास समाकलन गुणांक होगा, अगर उसका इस्तेमाल करोगे, जैसे
था, रेखिक अवकल समीकरण को हमने सॉल्व किया था समाकलन गुणांक की सहायता से। तो यहाँ पे समाकलन गुणांक हल करने में काम नहीं आएगा। यहाँ समाकलन गुणांक एक ऐसा गुणांक होगा जिससे गुणा करने के बाद हमारी जो समीकरण यथार्थ नहीं थी वो यथार्थ बन जाएगी। जो समीकरण यथार्थ नहीं थी वो यथार्थ बन जाएगी। एक समीकरण जो यथार्थ नहीं है, एक समाकलन गुणांक मिलेगा। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग, कोई सवालों के लिए समाकलन गुणांक नहीं भी होगा, क्योंकि हर समीकरण यथार्थ बन जाए इसकी गारंटी नहीं है। हर समीकरण यथार्थ बन जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है जिनमें एक समाकलन गुणांक काम आएगा और उसका यूज करते ही वो यथार्थ बन जाएगी। उस समाकलन गुणांक से जैसे ही गुणा करोगे, समाकलन गुणांक से गुणा करने के बाद वो आपकी समीकरण जो यथार्थ नहीं थी वो यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। और एक बार यथार्थ बन जाए तो फिर तो जो यथार्थ वाला तरीका है वो लगा के उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हम 5 टाइप के सवाल देखेंगे। 5 टाइप के सवाल जो शुरुआत में यथार्थ नहीं है, लेकिन एक समाकलन गुणांक उनका एक पर्टिकुलर समाकलन गुणांक होगा, एक विशेष समाकलन गुणांक होगा, विशेष इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जिससे गुणा करने के बाद वो यथार्थ बन जाएगी। अब खेल सारा यही है कि कैसे पहचाने कि कौन से सवाल का आईएफ कौन सा है। और इसलिए इसमें जो पेपर में सवाल आता है वो पूरा सॉल्व करने का आता भी नहीं है, वो सिर्फ आईएफ का आता है, क्योंकि 5 टाइप के सवाल आएंगे। अभी 5 टाइप के सवाल आएंगे और हर टाइप के लिए आईएफ अलग अलग है। हर टाइप के लिए आईएफ अलग है। इस सवाल के लिए आईएफ ये, इस सवाल के लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए। तो इनमें बस पहचानना। इस बार जो सवाल आया था 2022 में वो भी इसी पे आया था, एक यथार्थ अवकल समीकरण। वो तो इन टाइप के तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ ये था कि ये दी गई समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है तो ए का मान बताइए। कोई ए बी गायब कर दिया था, उसका मान पूछा था कि ए बी का मान बताइए जिससे ये यथार्थ अवकल समीकरण बन जाए। तो इसमें 5 टाइप के सवाल है। इनको हम रूल के सवाल कहते हैं। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। 5 रूल के है। रूल 1, 2, 3, 4, 5 है ना। रूल 1, 2, 3, 4, 5 5 रूल के सवाल है। पांचों रूल के सवालों में खास बात है कि रिपीट कर दूं, शुरुआत में रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। शुरुआत में रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन एक समाकलन गुणांक इसमें लगेगा। वो लगाते ही रेखिक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। शुरुआत में यथार्थ नहीं होगी, लेकिन बाद में बन जाएगी। नियम 1, पहले टाइप के, पहले 5 नियम समझा देता हूँ, फिर एक एक करके इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नियम 1, अगर आपका सवाल, अगर आपकी समीकरण समघात अवकल समीकरण है, अगर आपका समीकरण समघात अवकल समीकरण, अगर आपकी समीकरण पहले से ही समघात अवकल समीकरण है, समघात मतलब जिसमें सारे पदों पे घाते बराबर 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 हो, हर पद पे सेम घात हो, तो वो होगी समघात। अगर आपकी अवकल समीकरण समघात है, समघात है, पहली शर्त है समघात है, समघात है, तो इसके लिए आपको आईएफ मिलेगा ये 1/mx प्लस एन वाई। एम और एन कौन है? जो सवाल में है। सवाल से एम और एन लो, एम को एक्स से गुणा करो, एन को वाई से गुणा करो, जोड़ो, इनका उल्टा करो, ये आईएफ होगा। इस आईएफ से गुणा करते ही आपकी समघात अवकल समीकरण जो है वो यथार्थ अवकल समीकरण में बदल जाएगी। समघात अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण में बदल जाएगी। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो समघात अवकल समीकरण है उसको यथार्थ में क्यों बदले? समघात को हल करने का तरीका तुम पहले ही पढ़ चुके हैं। समघात को हल करने का तरीका तो पहले पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सही बात है, पहले पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अवेलेबल है, जो आपको ठीक लगे उससे जा सकते हैं, वरना नॉर्मली हम इससे तो नहीं जाएंगे, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि जो पहले पढ़ा है उसी से जाएंगे। तो उसको उससे करना है, लेकिन रूल है, जैसे सीख लो। क्या पता इस पे सवाल ही पूछ ले, यही पूछ ले कि एक समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये समघात अवकल समीकरण है, तो इसका आईएफ क्या होगा, है ना। इस तरीके से तो पूछ ही सकता है। तो उस केस में इसका जो आईएफ होता है वो होता है 1/mx प्लस एन वाई। ये जो भी आए, इससे जो भी आए उससे गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद आपकी समीकरण जो समघात समीकरण थी वो यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। और यथार्थ बनने के बाद यथार्थ वाला तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हो। समघात वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इस यथार्थ वाले तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 टाइप के सवाल।
ये है रूल 1। फिर आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 के सवाल है ऐसे सवाल, ऐसे समीकरण जिनको इस रूप में लिखा जा सके। इस रूप में मतलब आपका जो dx है उसके साथ y dx हो, और dy के साथ x हो, x dy हो, और उसके बाद जो x dy है उसके साथ वाला जो पद है और जो x dy है उसके साथ वाला जो पद है वो x y के रूप में होने चाहिए। मतलब खाली x नहीं, खाली y नहीं, x कोमा y नहीं है, x y है। जिसका मतलब जैसे यूं। इस टाइप से, है ना। इस टाइप में क्या खास बात है कि जहां आप dx को देख रहे हैं उसके साथ में y है, y dx है, और dy के साथ x है, x dy है। बाकी इसके साथ का जो पद है y dx, dx के साथ y है, dy के साथ x है, और उसके बाद में जो बच गया वो देखो x y के साथ में, x y साथ आ रहे हैं, यानी खाली x खाली y नहीं मिल रहे, खाली x खाली y नहीं मिल रहे। जहां भी मिल रहा है x y मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है एक्स वाई मिल रहा है, खाली x नहीं है, खाली y नहीं है। जहां भी मिल रहे हैं एक्स वाई मिल रहे हैं, जहां भी मिल रहे हैं, जहां भी मिल रहे हैं एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। खाली x और खाली y नहीं मिलेंगे। y dx होगा, है ना, y dx होगा, x dy होगा। एक एक टिक लगाते जाओ। टेस्ट 1 y dx होना चाहिए नंबर 1, x dy होना चाहिए नंबर 2, नंबर 3 जो y dx है उसके साथ जो भी खड़ा है वो x गुना y में होना चाहिए, नंबर 3, नंबर 4 x dy में जो साथ में है, x dy के साथ जो है वो एक्स वाई के रूप में होना चाहिए। तो ये 4 टेस्ट है, 4 फिल्टर लगा लो। ये चारों फिल्टर पे यस आ जाए तो इसका मतलब है कि रूल 2 का सवाल हो गया, और रूल 2 का सवाल हो गया। और रूल 2 का सवाल होने के बाद इसका समाकलन गुणांक ये होगा 1/mx माइनस एन वाई, 1/mx माइनस एन वाई, इससे गुणा करना होगा 1/mx माइनस एन वाई। ये जो भी m है इस सवाल का, dx के साथ m कौन होता है, जो dx के साथ होता है वो m, और dy के साथ जो होता है वो n। m और n निकाल लो, और m को x से गुणा, n को y से गुणा, घटा दो, उल्टा कर दो, और ये जो बने ये IF होगा। इससे गुणा करने के बाद आपकी यथार्थ अवकल समीकरण बदल जाएगी, जो अगर नहीं है तो, है ना, और जो कि नहीं होगी, क्योंकि अगर यथार्थ अवकल समीकरण है तो ये विज्ञानी क्यों लगाएंगे। अगर ऑलरेडी यथार्थ है, ऑलरेडी यथार्थ है, तो फिर क्यों करेंगे हम। यथार्थ नहीं होगी तो ही तो करना है, और यथार्थ नहीं भी है और किसी न किसी रूल पे सेट हो रही है तो ही तो यथार्थ बनेगी। ऐसा थोड़ी कि कोई भी समीकरण जो यथार्थ नहीं है वो यथार्थ बन जाएगी, नहीं। यथार्थ अवकल समीकरण से वही बनेगी जो इन रूल में से 5 रूल है, इसमें से कोई ना कोई पे सेट होती है। अगर नहीं सेट हो रही है मतलब IF नहीं है, IF नहीं है तो यथार्थ बन नहीं सकती। ठीक है ना, बात खत्म। तो ये दूसरे टाइप का हो गया। फिर आ जाते हैं तीसरे टाइप, रूल 3। रूल 3 कहता है कि अगर आपने m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, उसमें से n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, दोनों को घटाया और n का भाग दिया, ये सब कुछ करने के बाद, ये करने के बाद जो आपका आंसर बचा वो x के पदों में या अचर है। ठीक है, x के पदों में है या अचर है, y में नहीं आना चाहिए, कुल मिला के y में नहीं आना चाहिए, y में नहीं आना चाहिए। ये करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर x में आ रहा है या अचर आ रहा है, कोई बात नहीं, x में आए चाहे अचर में आए, और जिसमें भी आए अगर वो आ गया तो फिर आपका IF होगा e की पावर जो आंसर आया है उसका समाकलन। e की पावर में वो जो भी बराबर में मिलेगा उसका समाकलन कर लो, ये जो बनेगा ये आपका IF होगा। इस IF से गुणा करने के बाद वो यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। लेकिन शर्त ये है, पहले ये शर्त पूरी होगी तो IF। ऐसा नहीं कि IF सीधा लग जाएगा, सीधा नहीं। किसका IF है वो पहले आपको रूल पूरा करना पड़ेगा। रूल 1 पूरा हो रहा है तो उसके हिसाब से IF होगा, रूल 2 पूरा कर रहा है तो उसके हिसाब से IF होगा, रूल 3 पूरा कर रहा है तो उसके हिसाब से IF होगा, रूल 4 का अपना IF होगा, रूल 5 का अपना IF होगा। पहले देखो कौन से रूल का सवाल है,
सबसे पहले तो ये पहचाना कि रूल कौन सा है जो उस पे काम कर रहा है, और हो सकता है कोई भी रूल काम ना करे, नहीं करे तो कोई आईएफ नहीं है, बस। तो ये इसका हो गया। रूल 3 और रूल 4 में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखो, अब देखने में ये रूल 4 एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। यहाँ पे आपका डेल एन ओवर डेल एक्स आ रहा है, और उस केस में आ रहा था बाहर किसका भाग लग रहा है, एन का भाग लग रहा है। बाहर किसका भाग लग रहा है, एन का। यहाँ किसका भाग लग, यहाँ डेल एम ओवर डेल वाई है, और इस केस में डेल एन ओवर डेल एक्स है, और एम का भाई लग रहा है। तो ये उल्टा है, ये चेंज है ये, ठीक है। ये करके रूल 4 ये लगाना है। ये लगाने के बाद जो भी आंसर आए वो वाई में आना चाहिए या अचर में आना चाहिए, एक्स में नहीं आना चाहिए। रूल 4 लग रहा है तो वाई में आना चाहिए, अचर में आना चाहिए, एक्स में नहीं आना चाहिए। फिर जो भी आपको प्राप्त हो इनसे, अगर वो वाई है या अचर है तो बस डन, रूल 4 डन। रूल 4 लगेगा, लगेगा तो आई एफ कितना होगा, आई एफ होगा कि जो भी आया है उसका समाकलन ई की पावर के ऊपर कर दो, ये जो बनेगा वो आई एफ हो जाएगा। ये रूल 4 का सवाल होगा, रूल 4। अब के पता कैसे चलेगा कि रूल 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो आप रूल 1 से शुरू करोगे, अपने सवाल को रूल 1 पे चेक करोगे। रूल 1 नहीं लग रहा है, रूल 2 ट्राई करोगे। रूल 2 नहीं लग रहा है, रूल 3 ट्राई करोगे। 3 नहीं लग रहा है, 4 ट्राई करोगे। 4 नहीं कर रहा है तो 5 ट्राई करोगे। 5 ही नहीं कर रहा है मतलब है ही नहीं, इन पांचों में से किसी का भी नहीं है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। और फाइनली 5 नंबर, नंबर 5। बड़े टेढ़े हैं ये बिल्कुल। याद रखना ज़्यादा हेडेक हो जाता है, कौन एन है, एक्स आगे है, वह परेशानी तो करेगा ये। लेकिन इस पे सवाल भी आता है, दिक्कत ये है कि इस पे सवाल आता है। पिछली बार तो बड़ा आसान आ गया था, यथार्थ अवकल समीकरण थी। हाँ, वो टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय ये खाता है, क्योंकि 5 टाइप हो गए, और 5 टाइप भी बहुत क्लोज होते हैं। किसी में एम आगे है, किसी में एन आगे है, किसी में एम का भाग लग रहा है वो वाई में आना चाहिए, किसी में इसका भाग लग रहा है उसमें एक्स आना चाहिए। तो थोड़ा सा झंझट ज़रूर है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा है, क्योंकि सवाल इस पे आएगा। सवाल इस पे आएगा, सवाल या तो रेखिक पे आएगा, या तो रेखिक पे आएगा। ज़्यादातर लोग रेखिक को पसंद करते हैं। और कभी पेपर को कंफ्यूज करना हो बच्चों को, मतलब पेपर बनाने वाले का दिमाग ये हो कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, तो फिर वो इन सवालों में से एक सवाल डालेगा। जैसे आईआईटी जैम में आप देखेंगे, आईआईटी जैम में इन 5 में से एक सवाल डालता है वो, क्योंकि उसे पता है कि आईआईटी जैम थोड़ा अच्छा कंपटीशन है, तो उसको थोड़ा लेवल बनाए रखते हैं वो लोग, तो वो इसमें से सवाल चूज करते हैं। हमारे वालों ने नहीं चूज किया था, लास्ट टाइम नहीं चूज किया था, तो क्या पता वो थोड़ी सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि बोले नहीं इतना टफ नहीं डालना है। और शायद अब शायद एक लगता भी है कि इस बार जो मैसेज गया, सीटें खाली रही है और गई है, तो कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में ये भी हो गया होगा कि ऐसे सवाल अगर हम बच्चों को देंगे तो कट ऑफ पार करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चलो, इन सब से परे हमें तो पढ़ना ही है। आ जाओ, अब ये है अगले वाला। अगले वाला ये है कि अगर हमारा सवाल इस रूप में है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के दो ब्रैकेट्स हैं। हाँ, उनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, उसके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसके आगे 3 है, इसके आगे 5 है, या उसके आगे 7 है, इसके आगे 8 है, कोई बात नहीं। एक ब्रैकेट होना चाहिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का, एक और ब्रैकेट होना चाहिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के। दो ब्रैकेट्स होने चाहिए, उनके बाहर एक्स और वाई खड़े हो, कितनी भी पावर उनके ऊपर हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी पावर उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूं समझो कि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई के दो ब्रैकेट होने चाहिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के दो ब्रैकेट होने चाहिए, और बाहर दरबारी के तौर पे एक्स और वाई खड़े हो, चाहे एक पावर हो, दो पावर हो, जीरो पावर हो, कुछ भी हो, एक्स और वाई खड़े हो। दोबारा से वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, ब्रैकेट होने चाहिए। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के दो ब्रैकेट होने चाहिए, और उनके बाहर एक्स वाई खड़े हो, कितनी कितनी पावर है वो अलग बात है, कोई चीज नहीं है। ये हो गया। इसका जो आई एफ होगा वो एक्स की पावर एच और वाई की पावर के होगा। इसका आई एफ एक्स की पावर एच और वाई की पावर के होगा। अच्छा, एच और के क्या, एच और के फिलहाल नहीं पता। एच जैसे इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि यथार्थ बन जाएगा। यथार्थ बन जाएगा इसका मतलब अब गुणा करने के बाद डेल एम ओवर डेल वाई बराबर हो चुका होगा डेल एन ओवर डेल एक्स। तो इनको बराबर रख के एच और के का मान पता कर लो। एच और के बाद में पता चलेंगे।
शुरुआत में एच और के पता नहीं चलेंगे, बाद में पता चलेंगे। तो जब यथार्थ बन जाएगा, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल हुआ, ये गारंटी है, अगर ऐसा सवाल हुआ तो x की पावर h और y की पावर k कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगी, जिससे गुणा करने के बाद ये यथार्थ बन जाएगा। तो वो h और k आपको मिल जाएंगी, फिर इसको यथार्थ। तो ये 5 टाइप के सवाल हो गए। अब इनमें से कौन से रूल का है ये पहचान करनी पड़ेगी। तो अभी पहले 5 रूल पढ़ा दिए, अब इस पे कल सवाल कराऊंगा। तो फिर देखते हैं कैसे रूलों को पहचाना जाएगा और कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड, परेशानी वाला है, लेकिन अच्छी चीज है। देखो, है ना, पहले हम जो पढ़ रहे थे तो आप लोग ये कहते कि थ्योरी है, थ्योरी परेशान करती है। अब तो न्यूमेरिकल है, अब तो कोई थ्योरी नहीं है, अब तो सारे न्यूमेरिकल है। अब तुम कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, कोई डेप्थ वाली बातें नहीं कर रहे। अब तो न्यूमेरिकल है, सवाल 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 और सवाल, लास्ट तक सवाल और सवाल और सवाल, बस। अब कुछ भी नहीं है। अब सवालों में भी ये ना बोलना कि अब सवालों से भी परेशानी है, थ्योरी ठीक थी ये थ्योरी पढ़ रहे थे तो लगा था सवाल ठीक है, अब सवाल आ रहे हैं, प्योर सवाल है, कोई थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस करने से हर चीज हो जाती है। लगता है शुरुआत में मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना पार्ट, वो एज ए आपके लिए आगे भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, अवकल समीकरण अच्छा होना ही चाहिए। क्योंकि ये हर जगह, कोई भी सिलेबस को आप उठा लो, है ना, हर सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर होता है और न्यूमेरिकल होता है। सबसे अच्छी बात है न्यूमेरिकल होता है, मतलब सवाल टाइप का होता है। तो ये बेनिफिट देता ही देता है। तो एक बार पढ़ लो, एक बार समझ लो, तो फिर अलग अलग एग्जाम में आपको ये अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाएगा, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में फिर से। कल इस पे सवाल करेंगे, आज इसको बस एक बार देख लेना, समझ लेना, है ना। कल इस पे सवाल करेंगे तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर जब प्रैक्टिस में आएंगे तो उसको दोबारा करेंगे तो दोबारा और समझ में आ जाएंगे। चिंता मत करो, ये टॉपिक वैसे भी लंबा चलता है, मैंने पहले ही कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन लंबा चलेगा, खूब खून पिएगा ये टॉपिक खूब खून पिएगा। जैसे इससे पहले वाला टॉपिक था वो भी लंबा ही था, अब ये भाई साहब भी लंबे हैं, क्योंकि ये इनमें इतने टाइप के सवाल होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, जल्दी इसको निपटाया ही नहीं जा सकता। अभी तो प्रथम कोटि प्रथम घात चल रही है, अब आगे जाएंगे तो प्रथम कोटि उच्च घात होगा, फिर क्लोरेट आएगा, क्लोरेट के बाद में फिर अचर गुणांक वाली अवकल समीकरण आएगी, रेखिक अवकल समीकरण, फिर द्वितीय कोटि की आएगी, फिर युगपत आएगी, बहुत कुछ है इनके अंदर, है ना। ठीक है, आज क्लास लगवा लेते हैं, आज आप लोगों की भड़ास क्लास लगा देते हैं। आज 5 बजे के, आज 1-1:30 बजे अपनी क्लास हो जाएगी, फिर 4-5 बजे आप लोगों के साथ एक चर्चा हो जाएगी, बातचीत कर लेंगे, है ना। काफी टाइम हो गया आप लोगों से बात करते हुए, थोड़े हमारे दुख सुना देंगे, थोड़े से आपके दुख सुन लेंगे, है ना। दुख हमारे भी हैं आप सोचो कि सिर्फ आपके दुख है, तो हमारे दुख भी है, हम भी परेशान है, मतलब हर कोई परेशान है यार, सब दुखी है। ऐसा नहीं है दुनिया ही दुखी है ना, वो तो दुनिया ही दुखमय है। बस ठीक है, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। परेशानी आपके हिस्से की परेशानी आपके खाते में, और मेरे हिस्से की परेशानी मेरे खाते में, है ना। इस दुनिया में सुखी कोई हो ही नहीं सकता, ये तथ्य है। बस तब तक से बाहर वाला कोई देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा, अरे सर तो सौ बड़ी है, मौज तो सर ही कर रहे हैं, आपा तो दुख पा रहे हैं, दुख तो बस सर ही, मतलब सुख तो सारो सर लिया बैठे हैं। लागे ना मन, या लागे बिल गेट्स से ज्यादा सुखी है, या स्टीव जॉब्स से ज्यादा सुखी हो। बस है दुनिया में खाली बाहर का आदमी ने लागे कि सब सुखी है, बाकी सब दुखी है ना। हर किसी के भगवान खाता में जरूर डाले। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि बिना दुख के सुख का महत्व समझ में नहीं आएगा आपको, आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि सुख होता क्या है। तो दुखी होना जरूरी है, ये भगवान मिक्स मात्रा में मिला के देता है ना। नाराज होने की जरूरत नहीं, शिकायत करने की जरूरत नहीं है, भगवान थोड़ा मिला के नहीं देता तो कहाँ समझ में आता। वो इतना इंजॉय आप कहाँ करते। आप सुख का एंजॉय तभी तो करते हैं ना जितना आपने दुख झेला होता है। दुख के बाद फिर सुख आता है, फिर मजा आता है, वरना सुख चल रहा है। अब उस आदमी को क्या पता कि पंखे की हवा या कूलर की हवा या एसी की हवा कितनी ठंडी होती है, वो तो सिर्फ वही जान सकता है जो धूप में आया हो, है ना। तो वो मिला हुआ है तो ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिव साइकोलॉजी अपनी बनाओ तो ज्यादा ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, आपके दुख सुनेंगे, अपने दुख सुनाएंगे। अच्छा, मैं तो हमेशा ही सुना देता हूँ क्या नहीं, मैं, हाँ, मैं दुख बता ही देता हूँ वैसे तो आप लोगों को। ठीक है, कुछ और बचे हुए होंगे तो मैं ढूंढ लूंगा, शाम तक आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों के पास हो तो आप अपने बता देना। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से, पहले अगली क्लास में मिलते हैं, अभी तो 2 क्लासें और बाकी है, फिर मिलेंगे आपसे।